भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन बना G20 का मेंबर, पीएम मोदी को लगाया गले। आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू अरेस्ट, बेटे नारा लोकेश को भी सीआईडी ने हिरासत में लिया। खड़गे को G20 में नहीं बुलाने पर बोले चिदंबरम, ये वही हो सकता है जहां लोकतंत्र नहीं। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, तेंगनोपाल जिले में 2 जगह फायरिंग, 2 की मौत, 50 घायल। देवगौड़ा की पार्टी एनडीए में शामिल, जेडीएस लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। नई दिल्ली में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। पीएम ने अपने उद्घाटन भाषण में मोरक्को भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, दुख की घड़ी में हम मोरक्को के साथ हैं और लोगों की हर संभव मदद करेंगे। समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष पीएम ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली ओस्मानी ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का समर्थन किया। पीएम ने कहा कि कोरोना के बाद विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन युद्ध ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा से विश्वास के इस संकट को भी दूर कर सकते हैं। ये सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम जिस जगह इकट्ठा हुए हैं, यहाँ कुछ किलोमीटर दूर 2500 साल पुराना स्तंभ है। इस पर प्राकृत भाषा में लिखा है कि मानवता का कल्याण सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की धरती ने यह संदेश पूरी दुनिया को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला है। शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव किया। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को गले लगाया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के बारे में जानकारी दी। G20 की इस बेहद अहम समिट में कुछ अहम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हो रहे हैं। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं। इसके अलावा स्पेन के सांचेज भी समिट में शामिल नहीं हो सकेंगे, उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले मामले में शनिवार सुबह 6 बजे राज्य के नंदयाल शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपराधिक जांच विभाग ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। चंद्रबाबू को तब गिरफ्तार किया जब वो नंदयाल शहर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद एक बस में आराम कर रहे थे। सीआईडी अधिकारी और नंदयाल जिला पुलिस कुर्नूल रेंज डीआईजी रघुरामी रेड्डी को तड़के 3 बजे उस कैंप साइट पर पहुंचे जहां नायडू ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने नायडू को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन पार्टी समर्थकों ने उन्हें रोक लिया। पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने कुछ को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए नंदयाल अस्पताल ले जाया जाना था, लेकिन उनके मना करने के बाद कैंप साइट पर ही उनका मेडिकल चेकअप किया गया। यहां से उन्हें विजयवाड़ा ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश पुलिस ने चंद्रबाबू के बेटे पारा लोकेश को ईस्ट गोदावरी जिले में हिरासत में लिया है। लोकेश यहाँ पदयात्रा कर रहे थे, उन्हें विजयवाड़ा नहीं जाने दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 9 सितंबर को होने वाले G20 नेताओं के डिनर में नहीं बुलाया गया। यह डिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा, यह केवल वहीं हो सकता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है। चिदंबरम ने कहा, मुझे मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली है कि G20 में राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित नेताओं के डिनर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि आपने मनमोहन सिंह को डिनर में बुलाया है। आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया। अगर लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का स्थान नहीं है तो ये तानाशाही है। इतना बड़ा सम्मेलन देश में हो रहा है, आपको सबको बुलाकर बात करनी चाहिए। 2024 में हमारी सरकार आएगी, लेकिन हम सत्ता में रहेंगे तो ये गलती हम नहीं करेंगे।
अगर मोदी जी विपक्ष के नेता होंगे तो उन्हें भी न्योता दिया जाएगा। वहीं मणिपुर के तेंगनोपाल जिले के पैलल में फायरिंग की 2 अलग अलग घटनाओं में गुरुवार को 2 लोगों की मौत हो गई, 50 अन्य घायल हो गए। घायलों में सेना का एक मेजर भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि पैलल के मोलनोई गांव में सुबह करीब 6 बजे हथियार लेकर आए लोगों के समूह और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, उसे तुरंत कक्चिंग के अस्पताल में लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं गोली लगने से घायल एक और व्यक्ति को इम्फाल क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है। जैसे ही फायरिंग की खबर फैली, कमांडो वर्दी पहने मीरा पेबिस और आरामबाई तेंगलोल मिलिशियामैन सहित मैतेई समुदाय लोगों की भीड़ ने सुरक्षा चौकियों को तोड़ने और पैलल की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन असम राइफल्स के जवानों ने उन्हें रोक लिया। रोके जाने पर भीड़ में शामिल कुछ हथियारबंद लोगों ने, जो पुलिस की वर्दी पहने हुए थे, फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सेना का एक मेजर गोली लगने से घायल हो गया। घटना में 3 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। क्रॉस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायल मेजर के बाद से हेलीकॉप्टर से लिमाखोंग के सैनिक अस्पताल में ले जाया गया। हालात काबू करने के लिए असम राइफल्स के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे। इसमें करीब 45 महिलाएं और कुछ जवान घायल हो गए। दूसरी तरफ भीड़ को काबू करने के लिए इम्फाल से पैलल जा रहे आरएएफ कर्मियों के दल को स्थानीय लोगों और मीरा पेबिस के लोगों ने थोबल में रोक दिया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को जनता दल सेक्युलर का साथ मिला है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने 8 सितंबर को बताया कि जेडीएस लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा की 4 सीटें देने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि पहले जेडीएस कर्नाटक की 28 सीटों में से 5 सीटें मांग रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसमें दोनों पार्टियों के साथ आने पर सहमति बनी। जेडीएस कर्नाटक की मांड्या, हासन, बेंगलुरु और चिकबल्लापुर सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब ये पता नहीं चला कि बीजेपी जेडीएस को कौन सी सीटें देने पर राजी हुई है। अगर साल 2019 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो जेडीएस सिर्फ हासन सीट पर जीत पाई थी, जबकि मांड्या, बेंगलुरु और चिकबल्लापुर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हासन से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने चुनाव जीता था, लेकिन 1 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी सांसदी रद्द कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन को हल्फनामे में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी 24 करोड़ से अधिक की इनकम छिपाई थी। प्रज्वल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाली पार्टी के एकमात्र सांसद थे। हासन की सांसदी रद्द होने के बाद अब लोकसभा में जेडीएस के पास कोई सदस्य नहीं है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीएस को 9.67 वोट मिले थे। वहीं विधानसभा चुनाव में जेडीएस ने 19 सीटें जीती थी और पार्टी को 13.2% वोट मिले। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज 3 सेलिब्रिटीज ने हाजिरी दी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने बर्थडे पर मंदिर पहुंचे। उनके साथ बेटे आरव, बहन अलका हीरानंदानी और भांजी सिमर ने भी महाकाल के दर्शन किए। अक्षय के परिवार ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 2 बजे नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया। वो भस्म आरती में भी शामिल हुए। एक्टर ने अपनी अपकमिंग मूवी मिशन रानीगंज की सक्सेस के लिए भी प्रार्थना की। क्रिकेटर शिखर धवन भी भस्म आरती में शामिल हुए। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल भी बाद महाकाल मंदिर पहुंची। वे भोग आरती में शामिल हुई। इससे पहले अक्षय कुमार फिल्म OMG 2 की शूटिंग के लिए अक्टूबर 2021 में उज्जैन आए थे। फिल्म की शूटिंग उज्जैन में 1 हफ्ते तक चली थी। भस्म आरती में अक्षय कुमार और उनके बेटे आरव परंपरागत वेशभूषा में नजर आए। अक्षय ने धोती सोला तो आरव ने सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। नंदी हॉल में बैठकर सभी ने भगवान शिव का जाप किया। पुजारी आशीष शर्मा के माध्यम से महाकाल को जल अर्पित किया। पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि अक्षय कुमार ने भगवान महाकाल को लेकर कई जानकारी ली। अपने जन्मदिन पर अक्षय ने कहा कि जन्मदिन पर इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है कि साक्षात महाकाल के दर्शन मिल जाए। अक्षय कुमार ने मीडिया से चर्चा में कहा, हमारा देश बढ़ता रहे और बाबा का आशीर्वाद बना रहे। शिखर धवन ने कहा, भगवान का धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। शिखर धवन से वर्ल्ड कप को लेकर सवाल किया गया तो अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज में कहा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, यूं ही जीत जाएंगे। बाबा महाकाल से तो तरक्की मांगी जाती है और देश खूब तरक्की करे, जय महाकाल। साइना नेहवाल पिता डॉक्टर हरबीर सिंह और मां उषा नेहवाल के साथ महाकाल मंदिर पहुंची। साइना ने नंदी हॉल से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। वो भोग आरती में भी शामिल हुई।
पुजारी संजय शर्मा ने बताया कि साइना ने देश और उनके द्वारा चलाई जा रही अकेडमी के लिए भगवान से प्रार्थना की, भगवान को जल अर्पित किया, खिलाड़ी भारत का नाम गौरवान्वित करें, यही प्रार्थना की है। मंदिर समिति ने साइना का महाकाल का चित्र भेंट कर सम्मान दिया। बस हमारा देश बढ़ता रहे और हमारे साथ आगे भी क्या बस शुक्रिया अदा किया कि महाकाल ने हमें यहाँ पे बुलाया और बहुत धन्यवाद किया। सर 2 तारीख को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होने वाला है, उसके लिए बाबा से क्या कहा था कि इंडिया जीते, हर एक हिंदुस्तानी का सपना कि पाकिस्तान। आने वाला समय वर्ल्ड कप का भी है, वर्ल्ड कप के लिए भी आपने ये सब छोटी छोटी चीजें, महाकाल पे बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं, वर्ल्ड कप नहीं, उससे भी बड़ी पूरी देश की तरक्की मांगते हैं। ठीक है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने 8 सितंबर को चुनाव आयोग को बताया कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। वो पार्टी के अध्यक्ष और जयंत पटेल प्रदेश अध्यक्ष हैं जो उनके साथ हैं। ऐसे हालात में अजीत गुट पार्टी पर दावा कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का पार्टी का अध्यक्ष बनना और पार्टी के नाम और चिन्ह का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। पार्टी छोड़कर जाने वाले 9 मंत्रियों समेत 31 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जाए। उधर अजीत पवार ने चुनाव आयोग को बताया कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है, पार्टी का बहुमत और संख्या हमारे पास है, इससे हमारे गुट के विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं हो सकती। बता दें जुलाई 2023 में अजीत पवार 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद शरद पवार ने चुनाव आयोग से उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की। वहीं अजीत पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन में दावा किया कि वो एनसीपी हैं जिसके अध्यक्ष अजीत पवार हैं। अजीत गुट ने इससे जुड़े दस्तावेजों पर भी चुनाव आयोग को सौंप दिए। आयोग ने इस पर जवाब देने के लिए शरद पवार गुट को 3 हफ्तों का समय दिया था। इलेक्शन कमीशन की ओर से मिली मियाद खत्म होने से पहले ही शरद पवार ने मेल के जरिए जवाब दाखिल कर दिया। इसमें उन्होंने अजीत के दावों का खंडन किया है। नई दिल्ली में आज से G20 समिट शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में जब उद्घाटन भाषण दिया तो इस दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने सबका ध्यान खींचा। पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं भारत लिखा था। ये पहला मौका था जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं लिखा गया। इससे देश का नाम इंडिया की जगह भारत ही कर देने के कयासों को और बल मिल गया है। बता दें इस विवाद की शुरुआत 5 सितंबर को हुई थी जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से आयोजित किए गए डिनर के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया। इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। वहीं पीएम मोदी बुधवार को 20वें आसियान इंडिया सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया गए थे। पीएम के इस दौरे के कार्यक्रम से जुड़ा एक कार्ड बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर शेयर किया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा नजर आया। वहीं G20 बैठक से पहले ही भारत के साथ कई देशों के रिश्ते गहरे होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनमें एक नाम बांग्लादेश का भी है जिसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया और दोनों देशों के सहयोग में विविधता लाने पर बातचीत की। बताया गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें एक MOU दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रिलीज में बताया कि भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन और बांग्लादेश के बैंक के बीच डिजिटल पेमेंट ढांचे में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए। गौरतलब है कि भारत में NPCI ही UPI पेमेंट के ढांचे के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 से 25 पर भी हस्ताक्षर हुए। इसके तहत दोनों देशों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को साझा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा तीसरा MOU भारत के कृषि अनुसंधान परिषद और बांग्लादेश के कृषि अनुसंधान परिषद के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का विस्तार करते हुए भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर वित्त वर्ष 2022-23 में 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि निर्यात में 23 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही भारतीय डिजाइन और विकास क्षमताओं की पहुंच 85 से अधिक देशों तक हो गई है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारतीय स्वदेशी रक्षा उद्योग ने एक मित्र देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, आकाश वायु रक्षा प्रणालियों और तोपखाने बंदूकों सहित प्रमुख रक्षा प्रणालियों की बिक्री के साथ निर्यात बढ़ाने में सफलता हासिल की है। भारतीय निर्यात रणनीति में उन देशों के लिए नए मार्केट की पहचान करना शामिल है
जो मित्रवत है और सैन्य हार्डवेयर के लिए दीर्घकालिक संबंध देख रहे हैं। भारतीय उद्योग अब अपने सैन्य हार्डवेयर के निर्यात के लिए दक्षिण पूर्व एशिया व अफ्रीका सहित कई देशों में वैश्विक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने शुक्रवार को बेंगलुरु में हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरफोर्स 40 के साथ उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा कि विमान को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। हिंदुस्तान एयरट्रॉनिक्स लिमिटेड के विमान अनुसंधान और डिजाइन केंद्र ने इसे भारत के सशस्त्र बलों की प्रशिक्षण जरूरतों के लिए तैयार किया है। HTD-40 हवा में कालाबाजी करने के लिए क्षमता रखता है और ये 4 ब्लेड वाले टर्बो इंजन से संचालित है। विमान आधुनिकतम सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है। वहीं चुनाव आयोग ने एक बार फिर से दोहराया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी EVM के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। उसने कहा है कि तकनीकी उपायों और आयोग की डिजाइन की गई सख्त प्रशासनिक और सुरक्षा प्रक्रियाओं के कारण EVM फुल प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों दाखिल हलफनामे में आयोग ने कहा EVM छेड़छाड़ योग्य नहीं है। सुरक्षा और तकनीकी उपाय ऐसे हैं कि इसके तहत किसी भी आधुनिक व्यक्ति को EVM VVPAT तक पहुंच नहीं है। ये किसी भी छेड़छाड़ या हेरफेर से सुरक्षित है। चुनाव आयोग ने VVPAT रिकॉर्ड व EVM डाटा के पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा, यह स्पष्ट और निराधार आधार पर EVM और VVPAT की कार्यप्रणाली पर संदेश पैदा करने का एक और प्रयास है। आयोग का यह हलफनामा गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जनहित याचिका पर आया है। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने तर्क दिया है कि सभी VVPAT पेपर पर्चियों को मैनुअल रूप से गिनने जैसा कि सुझाव दिया गया है से न सिर्फ अधिक श्रम और समय लगेगा बल्कि इससे मानवीय त्रुटि और शरारत का भी खतरा होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर EVM बोल सकती तो कहती कि मुझ पर जिसने तोहमत लगाई मैंने उसके घर की भी लाज रखी है। कुमार ने बैलेट पेपर पर वापस जाने को प्रतिगामी कदम बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विस यादव शो खत्म होने के बाद से लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। यूट्यूबर एल्विस यादव अब काफी लाइमलाइट में रहने लगे हैं। बिग बॉस के बाद से उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ गई है। एल्विस पहले ऐसे खिलाड़ी थे जो वाइल्ड कार्ड होने के बाद भी शो जीत कर बाहर आए थे। बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी बीच एल्विस की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वायरल हो रहे वीडियो में एल्विस के साथ शहनाज गिल को पार्टी करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि वीडियो में अवनीत कौर भी मौजूद हैं और एल्विस के कई सारे दोस्त भी, लेकिन एल्विस और शहनाज का एक साथ नजर आना फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस जोड़ी को साथ देखने लोगों को हजम नहीं हो रहा है, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि एल्विस और उनके दोस्तों की कंपनी को शहनाज काफी इंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, एक वीडियो पार्टी के बाद का भी वायरल हो रहा है जिसमें शहनाज और एल्विस एक साथ एक ही कार में बैठकर घर के लिए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। इस जोड़ी को साथ देखकर यूजर्स अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में लगे हैं। कुछ लोग इनकी बढ़ती नजदीकियों को अलग मतलब दे रहे हैं, तो कुछ यूजर्स का मानना है कि जल्द दोनों किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले होंगे। हालांकि असली बात क्या है ये किसी को नहीं पता है। बता दें, इससे पहले एल्विस को शहनाज के शो पर भी देखा गया था, जहां शहनाज से उनसे कई सारे सवाल भी किए थे और उनके साथ कई सारी तस्वीरें भी इंस्टा पर पोस्ट की थी। शो के बाद एक बार फिर ये दोनों साथ नजर आए हैं, जिसके बाद फैंस अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।